हैप्पी जन्माष्टमी भाई आप सभी को। देखिए ये वीडियो आप एक दिन बाद देख रहे होंगे, लेकिन ये एक वीडियो मैं एक दिन पहले ही शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई, देखेंगे यहाँ से हम शुरू करेंगे आज, ठीक है। आज डे रहने वाला हमारा थर्ड, और हम लोग चेक देख रहे थे, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कर रहे थे अच्छे तरीके से। जहां पर 2 क्लास हो चुके हैं, आज थर्ड है, ठीक है। आज ये भाई सवाल को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल आपका ऐसा यानी कि साधारण ब्याज से सवाल है। सवाल यह है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, रेट पता करना। और रेट हमेशा प्रतिशत में निकलता है, यह भी चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज, जब तक सवाल में कह दे कि साधारण ब्याज का जिक्र हो और चक्रवृद्धि ब्याज का बात ना करे, तो साधारण ब्याज ही निकालना है। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एस आई मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100। ये सवाल मैंने आपको अगला शिफ्ट में भी कराया था, इस बार भी करा रहे हैं, ठीक है भाई। जो आया है वही करा रहे हैं, अपने मन से नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब सारा का सारा जो जड़ होता है ना उस धनराशि का 2/5 है, यही है जड़। 2/5 का मतलब क्या है कि नीचे वाला जो है ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू P यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन है 5 रुपए। अब 5 रुपए किसी को हम कर्जा उर्जा वगैरह देंगे तो वो मुझे 2 रुपए का ब्याज देगा, ठीक है। 2 रुपए का ब्याज, तो ये साधारण ब्याज हो गया। इस यहां तक बात सबको समझ में आ गया। अब जैसे है वहां पर उसको रख देंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज 2 है तो 2 रख देंगे। पी का मतलब मूलधन यहाँ पर कितना हो गया, मूलधन 5 है तो 5 रखेंगे। आर तो हमें चाहिए, इसको खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद टी यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए, तो 5 हो गया और नीचे हमारा 100 रह जाएगा। देखिए 5×5 क्या हो जाएगा, 5×5 हो गया 25, चौका 100, 4 बार में कटेगा तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 8% हो जाएगा। रेट मेरा 8% आ जाएगा। ये बी नंबर उत्तर हो जाएगा। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया, ठीक है भाई, समझ, उम्मीद करना सबको आया होगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है कि 3 नोटबुक और 6 अरे यार क्या है, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है। उतने ही पैसे से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए ये कह रहा है कि 3 पेन और 6 नोटबुक का प्राइस जो है वो 3000 रुपए है, ठीक है। कह रहा कि और एक दूसरा व्यक्ति है जो उतना ही पैसा में 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। तो यहां से हम पेन और रेशियो, पेन और जो नोटबुक है उसका रेशियो को निकाल लेते हैं। देखिए आपको क्या बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 नोटबुक और 6 पेन, इसका जितना भी प्राइस है ना, वो कह रहा है कि 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है एक दूसरा का आदमी जो बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझता है वो, ठीक है। तो यहां से हम ये दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 पेन यहां पर भी है, 1 पेन यहां है, बराबर की पट्टी आएगा तो प्लस में है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 2n बचेगा, 2 नोटबुक बचेगा यहां पर। और ये बराबर होगा, ये उधर जाएगा तो 12 में से घट जाएगा ना, तो यहां पर 6p हो जाएगा। अगर p/n चाहिए, यहां से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां काट सकते हैं काट दीजिए। n/p अगर निकालना चाहिए तो n मेरा यहाँ है, ये बराबर के यहाँ पर दोनों के बीच में गुना है तो बराबर की पट्टी आता है, नीचे भागा में आता है, ठीक है। 3 जैसा है वैसा रहने देंगे। बराबर की यू पट्टी ये जो 1 है लेके जाएंगे तो नीचे क्या होगा, 1 होगा, ये भागा में उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है। अब सवाल ये कह रहा था कि भाई साहब देखो यार, 3 नोटबुक और 6 जो पेन है इसका मूल्य है 3000 रुपए। एक व्यक्ति 15 पेन खरीदना चाहता है, पेन 15 पेन खरीदना चाहता है, कितना पैसा लगेगा। तो ये पेन तो ठीक है, इस एन को पेन बना दीजिए। तो यहां से हम पी का मान को निकाल लेंगे, यहां से क्या निकालेंगे, माफ कीजिए, यहां से एन का मान को निकाल लेंगे। एन का मान रख देंगे तो सब पी में बदल जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3p, तो एन के जगह पर 3p, तो इसके जगह पर 3p और पहले से ही 3, तो ये टोटल कितना हो गया, 9p हो गया टोटल, 9p, 9p और यहाँ पर 6p, तो 9p और 6p ये टोटल कितना हो गया 15p। तो 15p का मान कितना हो गया, 3000 हो गया कि नहीं हो गया, 3000 रुपए। बात बन गया। 15 पेन ही खरीदना चाहता था। अगर मान लेते हैं कि आपको बोल दे कि वो 15 नहीं वो 10 पेन खरीदना चाहता है, अगर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट 15 आ गया तो हम 15 कर दिए। अगर वो 10 पेन खरीदना चाहता तो क्या बनते, तो देखिए 15 पेन का मान इतना है तो यहाँ से आप 1 पेन का वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या होता है, 1 पेन का निकालते तो ये 2000, मतलब कितना होता है, 15 दूनी 30, 200 रुपए होता है 1 पेन का मूल्य। तो 10 पेन का मान कितना होता है, 10 पेन अगर बोले तो कितना होगा, 1 का 2 है तो 10 गुना 200 कर देते तो 2000 रुपए बन जाता। उम्मीद करें सबको समझ में आया जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल यह है कि यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों को जिलबंदी 22 दिनों में कर सकता है तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिलबंदी करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगा, जो भी है। अब देखिए इसमें मतलब इस टाइप से है कि भाई साहब आप ऐसे देखो कि 10 आदमी 10 दिन में 10 काम कर सकता है तो 12 आदमी 5 दिन में कितना काम करेगा, इस प्रकार की चीजें हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको मैंने कई बार टाइम एंड वर्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाया जाता है, जो कि क्या है, M1D
P1 और H1 और बटे W1 बराबर क्या होता है M2D2H2/W2। ये दोनों को आपस में बराबर करना होता है, यहीं से इसका मान निकल जाता है। इसमें अपने मन से जबरदस्ती कुछ करने का जरूरत नहीं, हमेशा काम जो होता है वो नीचे रहता है, जिसका मान दिया गया बस उसी को रखना होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम मान रखते हुए चलते हैं। देखिए अब क्या करें, आदमी कितना है 72 आदमी, 720 पुस्तक बनाने का काम है, 720 पुस्तक, तो 720 को नीचे काम जो है उसको नीचे रख दे। ये कितने दिन में कर रहा, 22 दिन में। और कोई डाटा मिल रहा, नहीं मिल रहा। अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा है कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो एम मेरा खाली रह जाएगा आदमी, जो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो कि 12 दिनों में, तो 12 दिन में 660 पुस्तक बना सकता है। बस कट छट कर लीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया। 6 से काटेंगे तो 12 बार में, 6 से काटेंगे तो 11 बार में, कोई दिक्कत। 12 से काट देंगे 6 बार में, 6 से कट देगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में। ये 11 गुना होगा तो बचेगा क्या, एम, इसका नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो एम बराबर 121 लोगों का जरूरत पड़ेगा। 121 करेक्ट उत्तर। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज ये भाई अगला सवाल क्या है भाई, ठीक है, ये एक अगला सवाल था भाई, यहाँ पर पता नहीं कैसे मिस टाइपिंग हो गया यार। ठीक है, ये सवाल मतलब कुछ इस प्रकार से मैं आपको समझा देता हूँ तो आप बना लेंगे। ठीक है, ये सवाल का जो सही वाला पीडीएफ है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। ये सवाल इस प्रकार से था कि 8400 रुपये टोटल था। ठीक है, और 3 व्यक्ति था जिसको कुछ अनुपात दे गया था, वही अनुपात पता नहीं था, वही अनुपात को मतलब यह डाटा मिसिंग है। तो PQR 3 व्यक्ति था, PQR, तो ये आर का ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा था, जो मैंने आपको अगला बार में कराया था ना, बस वही है। यहाँ पर पता नहीं, 2 डाटा दोनों भूल है भाई। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगला देखते हैं, किसी संख्या के 20% का 25% के 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। अब देखिए, जिस संख्या का ये बात कर रहा है वो संख्या ना तो आपको पता है, नहीं हमें पता है, तो किसी संख्या का मतलब वो x है, x का 20% हटेगा तो नीचे 100 बैठा देंगे, बिल्कुल बात सही है। 25 उसका 25%, 25/100 कितना है, ये बराबर है 250 के। अब जो भी नंबर आ रहा है उस संख्या का 35% कितना होगा ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो बता देंगे। देखिए अब काट लीजिए, काटेंगे कैसे, देखिए 20 पंचे 100 कट जाएगा, अब 25 चुका 100 कट जाएगा, 4 पंचे ये कितना मिलेगा 20। अब 20 ये बराबर के ऊपर टिक जाएगा तो इसके साथ गुना होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 को 2 से गुना 50, बगल में 2 जीरो तो 2 जीरो। इसका 35% प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो से मतलब ये 2 जीरो कट जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई, ये 0, 5 पचे 25 के 5 फिर 2, 5 या 15, 2 1750 आपका करेक्ट उत्तर। कितने आदमी को ये बात समझ में आया, 1750 वो वाला तो है ही नहीं, ये वाला है। ठीक है, तो कितने आदमी को ये बात समझ में आया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब नीचे डबल जीरो होता है, तो बस आपको सोचना है किसी प्रकार से, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब परसेंटेज जहां लगा है वो अपने हिसाब से 2 जीरो को खाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें याद क्या है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। देखिए विद्यार्थी की वजह से वो अधिकतम विद्यार्थी की वो भाई, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विद्यार्थी की वो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 103 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार से बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी समान संख्या में मिले। समान संख्या में मिलना चाह रहा है भाई, तो इसमें क्या कीजिए, देखिए 1003 रुपए है और कितना है 2703 है, 2703 समान अधिकतम से अधिकतम संख्या बोला है, तो दोनों का HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है मौसो। तो इसका मौसो निकालने का तरीका होता है, जब भी आपको बड़े नंबर दे मौसो निकालने का तरीका होता है, उसको दोनों का डिफरेंस को देखिए कितना है। देखिए ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, पूरा बचेगा 2700, 2700 में 1000 घट जाएगा, 1700 बचेगा। अब 1700 से तो ये कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो 1700 को क्या कुछ तोड़ सकते हैं, तो बोलेंगे भैया 100 गुना 1700 लिख ही सकते हैं। अब 100 से ये 2 संख्या तो कटेगा नहीं, तो ये 17 बचेगा जो दोनों को काट देगा, रही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 17। इसलिए हुआ मौसों का मतलब होता है वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो उस लाइन में जो भी आ रहा है दिया गया है वो सभी को काट सके। ठीक है, वो बड़ा से बड़ा नंबर। और एलसीएम का मतलब होता है वो छोटा से छोटा नंबर जो सबको काट सके। ये बात दोनों चीजों का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि एक मेज का विक्रय मूल्य इतना रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत इतना है तो क्या बताना है, तो क्रय मूल्य बताना है। देखिए इसको बनाने का आपको 2-3 मेथड तो मैंने आप अगले क्लास में बताए हैं, फिर भी आज फिर बताते हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाएगा। देखिए कभी भी जिंदगी में एक तो रेशियो मेथड आपको कराऊंगा, अभी जो कराऊंगा बहुत आसान है। दूसरा क्या है, कभी भी डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ऊपर में एसपी को रखिए जिसका मान आपको दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर करना क्या होता है, नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट को यहाँ पर लिखते हैं, और इंटू में 100%। ठीक है, 100% यार यहाँ पर भी परसेंट कटेगा, बात वो बनेगा। ठीक है, आगे देखिए अगर कभी भी आपको जीवन में सेलिंग प्राइस चाहिए तो ये कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो नीचे 100%। इंटू में क्या करना, सेम चीज रिपीट करना है, प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस परसेंट को। ये बात
ये बात आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अन्यथा एक चीज और है, रेशियो मेथड। क्या हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 यानी कि 4 इसका करेमूल है, सीपी 4 है, 4 में खरीद के 1 का लाभ कमा के 5 में बेच रहा है, तो एसपी कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 5। तो जो यहाँ पर अनुपात में चीजें आ रहा है 5, वो कह रहा कि 5 नहीं है, वो कितना है, 6875 रुपए, 6875। तो ये इसका कितना गुना है, भाग देके देख लेंगे, 5 के 5, 5 15, 5 7 35, 5 5 25 चला जाएगा। ये भागा कितने आदमी को समझ में आया। अगर कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो टाइम खाएगा आपका, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर करके प्रैक्टिस कर करके प्रैक्टिस कर करके इस चीज को हल्का करना है, ठीक है। तो डेली हमारे साथ कीजिए, आपको आसान होगा चीजें। बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेंगे, डेली 30-40 मिनट का क्लास रहता है, देखेंगे भाई। इसको हमने क्या किया, 5 कम 5 कर दिया तो 18 बच गया, 18 क्या किया, 5 15, तो 18 जब गया तो 15 घट जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 37 बन जाएगा, तो 5 7 37 गया तो 2 बचा, 5 5 25 पूरा कट गया। तो अर्थात इसका भी कितना हो जाएगा, 1375 गुना, ये भी बात बनेगा। ये डायरेक्ट यहाँ से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 5 20 के शून्य हाथ में, 2 4 7 28, 2 30 के शून्य हाथ में, 3 4 12, 3 15 के 5 हाथ में, 1 4 के 4 5500 करेक्ट उत्तर, 5500 करेक्ट उत्तर, 5500 करेक्ट उत्तर, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया, 5500 रुपए का लाभ होगा, क्या होगा, करेमूल है भाई, सीपी नहीं कर रहा ना, क्रेमूल है, क्रेमूल, ठीक है। अगर इसी चीज को आप यहां से निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो एसपी जो है, एसपी कितना है, 6875 है, 6875 हम ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो 100 अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से घटा देंगे, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे। तो 25% लाभ हो रहा है, ये टोटल 125 होगा, और इंटू में 100% करते हम, बात वही बनता, परसेंटेज से परसेंट करना, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काट दीजिए, तो ये वाला चीज फिर रिपीट हो जाएगा, गुना कर देंगे, ये बात बन जाएगा। कितने आदमी को यह बात समझ में आ रहा है। अगला सवाल आपका स्क्रीन में यह है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु का 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, जब 2 बार इस प्रकार की चीजें 60% 20% देगा तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला आता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100। इसका मतलब क्या है, जहां जहां लाभ होगा वहां प्लस करना, जहां जहां हानि होगा या छूट देगा वहां माइनस है। तो 60% बढ़ गया, तो 60% बढ़ गया यानी 60% पॉजिटिव हो गया। फिर आगे अगला बार क्या कहता है, अगला बार कहता है कि 20% का छूट दिया, फिर छूट दे दिया, बढ़ाने के बाद छूट दे रहा, तो छूट का मतलब 20% का घाटा दे रहा, माइनस में जा रहा, ठीक है। तो ए की जगह पर 60 रख देंगे प्लस 20, बी जो है ये बी का मान होगा, बी ये माइनस का 20 करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस रख दीजिए, प्लस रखेंगे या जो भी चीज, अगर मान लेते प्लस ही रखते हैं, एक बार स्टेप कर देते हैं, 60 इंटू माइनस का 20 यहाँ पर जाएगा, अपन में 100 होगा, ठीक है। तो ये बात माइनस माइनस, अब देखिए इससे इसको घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 40 बचेगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, 6 दूगुने 12 यानी कि ये हो जाएगा 1200, 20 खत्म हो जाएगा तो ओनली 12 बचेगा, 40 में से 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा बताइए, ये 28% बचेगा। 28% यह प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ भाई साहब, आप बोलेंगे भैया यहाँ 28% का प्रॉफिट हुआ है, 28% का प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अगर चीजें यहां पर माइनस में आ जाता ना, ये बड़ा ये छोटा रहता तो घटी हो जाता, मतलब हानि हो जाता। अगर पॉजिटिव में आया वैल्यू तो प्रॉफिट हुआ। कितने आदमी को समझ में आ गया बात। देखिए आगे देखिए, अगला सवाल ये है भाई, अगला सवाल ये है, इस सवाल में सिर्फ खेल ये है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको पता है चीजें कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, तो बात खत्म, सवाल यहीं पर खत्म हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर r बराबर 70 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, r बराबर 70 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, आपको चाहिए क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है 2πr/h, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का वैल्यू यहाँ पर 70 दे रखा है, 70 रख दिए, और इसका 14 दिया है, 14 रख दिए, 7 से कट जाएगा, आप मान लीजिए छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसी को काट लेते ताकि गुना करने में आसान होगा, 10 बन जाएगा तो अंतिम में सिर्फ एक जीरो लगा देना है, 22 दूने 44 जीरो, 44 जीरो इंटू फिर 14 आ जाएगा, जो 14 से जीरो, 14 चौके 56 के 5 पर 6 6 हाथ में रहेगा 5, 14 चौक 56 और 4 60 61 6160 आपका करेक्ट उत्तर होगा। 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, इसको आप मिटाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, कितना जाएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। क्योंकि जो देखिए एक बात बता देना चाहूंगा, ये पॉइंट नहीं है, कभी आप यहाँ पर बहम में रह जाए कि ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, बहम नहीं रखना है।
हाँ, तो क्या बता रहे थे कि देखिए अगर क्षेत्रफल पूछेगा ना तो वो स्क्वायर में आएगा, अंतिम यूनिट डिजिट मतलब यूनिट में स्क्वायर आता है। अगर आयतन पूछता है तो क्यूब चढ़ता है, ये चीज आपको पता होगा। बाकी यहाँ पर मेन मुद्दा क्या था इस सवाल में, इस सवाल में ये चीज आपको याद होना चाहिए कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h, ठीक है। पिछला सेट में भी इस तरीके का सवाल मैंने आपको कराया था, उम्मीद कर रहा क्लास कर रहे हैं तो आपको आया होगा। देखिए ये है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल। देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9,000 रुपए 80% की क्या बोल रहा है, 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं। तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लेकिन 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 12 महीने का, लेकिन ये अर्धवार्षिक से संयोजित, अर्धवार्षिक में संयोजित यानी अर्धवार्षिक से संयोजित का मतलब ये कहना चाह रहा कि भाई अगर 12 में एक बार देते हैं तो अर्धवार्षिक यानी कि 6-6 महीने में 2 बार देंगे, 6-6 महीने में दो बार देंगे, 2 दफा देना है, 2 बार, ठीक है। 6 महीना में एक बार, 6 महीना में अगला। अब देखिए 6 महीना में बात कर रहा, अब ये कह रहा कि 80% देना पड़ता है साल में एक बार, तो इसका आधा न कीजिए, 50% ना देना है तो 40% देना होगा, 40%। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताएंगे, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 1/5 होता है 20%, 1/5 होता है 20%, तो 2/5 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। ये कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, 40 का मतलब 2/5। अब देखिए ये जो नीचे होता है ना मेरा भाई, ये मेरा अमाउंट होता है, अमाउंट, ये माफ कीजिए, ये मेरा मूलधन होता है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया 5, और 5 में से 2 जब जोड़ देते हैं तो ये मेरा अमाउंट बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर में, ध्यान रखेंगे ये बात को। इसको जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया। अब देखिए 2 बार देना है, 2 बार देंगे, जितना बार ब्याज देंगे उतना स्क्वायर कर देंगे। अगर 2 बार बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 बार बोलेगा तो क्यूब कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब बस बात खत्म हो गया, अब बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। अब इस दोनों का जो गैप होता है वो CI होता है, ठीक है। वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं चीजें। अगर अमाउंट में से मिश्रधन को घटा, अमाउंट में से मूलधन को घटा देंगे तो वो कितना ब्याज पड़ रहा है वो आ जाएगा। अब देखिए ये मेरा मूलधन है, मूलधन प्रिंसिपल, लेकिन सवाल में प्रिंसिपल कितना है 9,000 है, तो 9,000 ओरिजिनल में है, यूनिट में वही मान कितना है 25। तो इसको नीचे रख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी करते हैं, 9,000 से ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर। इस दोनों का अंतर को क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें इसको घटा देंगे तो 25 दूने 50, 25 एक कम है तो यानी कि 24, तो 24, ये 24 मेरा क्या आ गया, 24 मेरा CI आ गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, ठीक है। तो इसी का डिमांड कर रहा है। सेम चीज ऐसे भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 9,000 टोटल यूनिट 9,000 रुपए है, वो यूनिट में कितना है 25 है। हमें मान किसका चाहिए, जिसका चाहिए उसको गुना में लिखते हैं, 24 का मान चाहिए, बस बात खत्म हो गया। 5 से काट लीजिए, 5 बचे 25, 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 5, 4 बचेगा, 5 8 40 00, फिर 5 से इसको निपटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 या 15, 5 34 10। ये बात कितने आदमी को समझ में, 360 गुना 24 कर दीजिए, 360 इंटू में 24। अब इसको गुना करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन होने नहीं देंगे। देखिए अंतिम जीरो रख दिए, इसको 24 को अगर गुना कर दिया जाए तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में रहा 2 रख दीजिए, 4 तिया 12 और 6 दूने 12, 12 12 24 और 2 26 के 6, हाथ में रहा 2, 3 ने 6 और 2 8, 8640 रुपये, 8640 रुपये ये करेक्ट उत्तर। ये गुना कितने आदमी को समझ में आ गया, कितने आदमी को समझ में आ गया। ये एक शॉर्ट गुना होता है 2-2 अंकों का, 3 अंकों का होगा तो फिर अगला बढ़ता है। उससे अच्छा कि 24 का पढ़ा याद कर लीजिए, चीजें मतलब इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। स्पीड आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये है भाई, ये क्या है, ये इस प्रकार 0.1 का स्कोर इतना है तो इतना का मान बताना है, दोनों को जोड़ के कितना होगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए 0.1 का स्क्वायर का मतलब क्या है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये सवाल दिया है तो कुछ ना कुछ झोलझाल इसमें करता है, इसलिए तो दिया गया। अब देखेंगे, देखिए 0.1 का मतलब है 0.1 इंटू 0.1। अब देखिए प्लस में क्या होता है कि जो संख्या जहां है वहीं पर मतलब उसके आगे पीछे पॉइंट, उतना ही संख्या में पॉइंट आगे पीछे नहीं होता, लेकिन इंटू में होता है। 1 से 1 के गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब कितना संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर बोलेंगे एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या, तो 2 संख्या हो गया। तो एक संख्या ये, इसके आगे कुछ नहीं तो एक संख्या लगाइए, फिर पॉइंट लगाइए। समझ में आ गया बातें। अब उसी प्रकार से इसको करेंगे तो 0.01 इंटू 0.01, बात खत्म। दोनों का गुना करेंगे तो एक ही आएगा। यहाँ 2 संख्या 2 संख्या, 4 संख्या के पहले पॉइंट आएगा, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब सबको जोड़िए भाई। अब 0.01 है और फिर 01 है, ये बात बन जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं 1 0, अबे यार क्या जोड़ रहे हैं, गलती जोड़ रहे हैं क्या, 4 है, ठीक है भाई। 0.01 यहाँ पर जोड़े और यहाँ पर देखिए 0.0001, ये बात बनेगा। 1 0 1 0.1, ये वाला आंसर,
ठीक है, कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया? उम्मीद करें सबको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य का बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट बताना है, क्या होगा? 6 पेन का क्या बोल रहा है? 6 पेन का बोल रहा है कि क्रय मूल्य, 6 पेन का क्रय मूल्य यानी कि 6 इंटू सीपी, 6 पेन का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 5 पेन के विक्रय मूल्य के, 5 पेन के एसपी के। अब बात बताइए, अगर आपको क्रय मूल्य का रेशियो चाहिए ना भाई, तो ये हमेशा दूसरा वाला का मान लेता है। आप अगर मान लेते आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमेशा जो ये वाला सीपी एसपी, इसको एक साइड ले आइए, छोड़िए यार। अगर देखिए ऐसे चीजें मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा रखा कि कभी ऐसे रहेगा तो अगर इसका मान चाहिए तो ये अगला वाला मान लेता है, और इसका मान चाहिए तो ये इसका मान लेता है। ये खुद का मान को इसको पसंद नहीं है, जैसा आजकल आप ठीक है देख रहे हैं। देखिए सीपी और जो एसपी है, अगर मान लेते हैं कि सीपी यहाँ पर है क्रय मूल्य, इधर एसपी है तो नीचे आएगा, यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया, नीचे 6 हो गया, यानी कि सीपी का मान 5 है, ये 6 हो गया। अब एक बात बताइए, कोई आपने एक क्या किया कि कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा? लाभ हो रहा। कितना में लाभ हो रहा? लाभ जब भी होगा तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य, लाभ या हानि कुछ भी हो, क्रय मूल्य नीचे रहता है। तो 1/5 इंटू 100%, इसका मतलब होता है 20%। 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया? उम्मीद करें सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे, एक व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और उसे 20% छूट देता है। मतलब क्रय मूल्य जो भी है भाई, उससे 50% अधिक पर अंकित करता है। मान लेते हैं कि खरीदा इन्होंने 20 रुपया, तो इसमें से 50% बढ़ा करके इसका एमआरपी बैठाता है, ठीक है। ये बैठा दिया, उसके बाद क्या कर रहा है कि 20% का फिर छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो जब भी 2 बार इस प्रकार से काम करेगा ना, 2 बार छूट देगा, 2 बार कुछ भी करेगा, 2 बार छूट दे रहा, बढ़ा रहा, घटा रहा, तो इसमें जो फॉर्मूला आपको पहले बताए कि ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100, जहां जहां प्लस बोलेगा वहां प्लस कर देना, जहां माइनस बोलेगा माइनस कर देंगे। तो पहले क्या किया, 50% का इंक्रीज, फिर 20% का छूट, ठीक है, यही काम कर रहा। तो 50% का इंक्रीज, तो 50 प्लस में माइनस का 20। अब ये देखिए, प्लस अंदर में एक माइनस है ना, तो पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, बात खत्म हो गया। 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 दूना 100, और आगे से कितना जीरो? देखिए 5 दूने 10 हो जाएगा, 2 जीरो लगा देना, 2 जीरो बटा 100 है, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से ये 10 बच रहा है। 50 में से 30, 30 माइनस 10, ये 20% का लाभ होगा, ठीक है। माइनस में नहीं आया, वैल्यू पॉजिटिव में आया, तो 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ये आपका करेक्ट उत्तर। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया? उम्मीद कर सबको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखें, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 दे रखा, तो एलसीएम का डिमांड कर रहा है कि लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ये बताइए। देखिए आपको एचसीएफ एलसीएम जब भी हमने पढ़ाया है तो कई बार हमने एक चीज आपको बताया नहीं बताया, तो यहां पर बता देते हैं कि देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, फर्स्ट संख्या यानी कि दूसरा संख्या, ये बराबर होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एलसीएम एचसीएफ आगे लिखेंगे तो कोई बदल थोड़ी जाएगा चीजें, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो सवाल में चिक चिक के कह रहा है कि हम जो है भैया 720 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 720 रख दिया, बराबर में एलसीएम का मान चाहिए, एलसीएम का मान चाहिए, एलसीएम का चाहिए इंटू एचसीएफ 4 दे रखा है। अब आप डायरेक्ट इसको यहां से निपटा दीजिए। देखिए 4 1 के 4 हो गया, 3 बजेगा, 4 8 32 जीरो होते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 180 हो गया। बाकी आपको एक चीजें बता देते हैं कि कैसे हो गया भाई, ये बता देते हैं कि कैसे बन गया चीजें। देखिए ये इस प्रकार से बन रहा है, अगर मैं यहां से एलसीएम निकालूं, अगर मैं यहां से एलसीएम निकालूं तो ये 4 मेरा क्या होगा, 720 यहां है, ये बीच में गुना में है तो बराबर की पट्टी में आएगा, तो भगा में नीचे आएगा। अब इसको काट देंगे तो 18 चौके 72 होता है, एक जीरो बढ़ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है बताइए। अगला सवाल ये है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले का आयतन में कितने % की वृद्धि की जाएगी। देखिए इसमें दो चीजें आपको डेवलप करना है। डेली प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है कि सिर्फ सवाल नहीं करने, सवाल करने का मतलब है आपको एक बार में पढ़ करके, सवाल को पढ़ करके आना चाहिए कि सवाल क्या चाह रहा है। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आपको एक बार में सवाल पढ़ करके जो भी चीजें पढ़ना है उसको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या कह रहा, सवाल क्या कहना चाह रहा, तभी तब जल्दी कर पाएंगे। आप 4 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक गोले में क्या किए, एक गोले की त्रिज्या में 50%, फिर भूल जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, डे बाय डे अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे एक गोले की त्रिज्या में 50% का इंक्रीज करता है। देखिए एक चीज बता देते हैं कि त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या हो गया लंबाई या किसी की चौड़ाई या दूरी, ये सब 1D ऑब्जेक्ट है। परसेंटेज के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा था जब इंक्रीज डिक्रीज एंड वॉल्यूम एंड परसेंटेज पढ़ा रहे थे कि एरिया में परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, तो पढ़ा रखे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1D ऑब्जेक्ट से कभी भी हम या तो 2D की ओर जाते हैं, 1D से 2D की ओर जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है।
स्क्वायर करते हैं, और अगर 1D ऑब्जेक्ट से कभी भी 3D ऑब्जेक्ट जाएंगे तो उसका क्यूब करते हैं, उसका क्यूब कर देते हैं। ये दो बातें हैं। अब देखिए सारा का सारा खेल जो है वो यहाँ परसेंटेज दे रखा है, ये बता रहा कि हम ये है त्रिज्या में 50% का इंक्रीज किया गया। 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2। काफी व्यक्ति को अगर नहीं समझ में आ रहा तो 50% हटेगा नीचे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि पहले जो त्रिज्या था वो 2 था, 2 से अब क्या हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। अब ये एक बार हो रहा है तो हमें कहां जाना है, आयतन, गोले के आयतन पूछ रहा है। अगर गोले के आयतन का फॉर्मूला पता करें तो 4/3 पायर क्यू होता है। तो ये चीजें कांस्टेंट होता है, ये काम नहीं करता। सिर्फ ये चीज है, यहाँ पर क्यूब किया है ना 3 बार, तो बस इसको 3 बार इंक्रीज करना है। 3 बार, अगर या तो आप इस प्रकार से 2 से 3 फिर कर दीजिए, 2 से 3 फिर कर दीजिए, या तो यहीं पर क्यूब कर दीजिए, यहीं पर क्यूब कर लीजिए, बात बराबर आएगा। तो 2 का क्यूब का मतलब होता है 8, और 3 का क्यूब का मतलब 3 3 9 27। ठीक है, अब पहले त्रिज्या इतना था, बढ़ करके इतना हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप बोलेंगे भैया इसमें घटा लीजिए, कितनी बड़ी बात है, 8 या 24 यानी कि 16 और 3 19, 8 इसमें इसको घटा देंगे, 17 में 8 जाएगा तो 9 बचेगा, इधर 1 बचा, 19 बढ़ रहा है कहां से 8 से, इंटू 100%, इंटू 100%, बस इसको भागा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या आया 1900/8 आ गया। 8 से इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16 30 हो गया यहाँ पर, तो 8 से या 24 फिर जाएगा, माफ कीजिए भाई, ठीक तो है 8 या 24, 23 कहीं पर आ रहा है, 23 23 देखिए 23 दो जगह पे आ रहा है, दो जगह पे, तो ये सवाल ऐसे भी दो नहीं होने वाला। देखिए 8 दूनी 16, 8 या 24, फिर 6 बज गया, तो 6 बज गया तो 60 हो गया, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, फिर आ जाएगा 8 सत्ते 56, 56 जाएगा तो फिर 4 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 यानी कि 237.5 आपका करेक्ट उत्तर। आधे से अधिक जनता अगर आप इस प्रकार से है कि आप अगर मौखिक रूप से ये भागा नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए मतलब दिक्कत वाली बात है। आगे शुरुआती दौर में है तो अभी कुछ दिक्कत नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, चीजें डेवलप होते चलेंगे। ठीक है, कर लेना भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है कि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x y का मान क्या है। ये सब सवाल सिर्फ खेलने के लिए पूछा जा रहा है। x का 45% यानी कि ये हो गया x, ये x का 45%, तो 45% बराबर है किसका, y के 15% के, तो y के 15% यहां पर डाल दिए। देखिए अब परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 15 कम 15, 15 या 45। अब बताइए ये x है तो x अपना वाला मान लेगा नहीं, इसको अपना वाला पसंद नहीं है तो ये दूसरा का लेगा यहाँ पर, तो x हो गया आपका 1 और y इसका हो गया तो y हो गया आपका 3rd, तो 1:3 x और y का जो रेशियो है वो 1:3 आपका करेक्ट उत्तर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा। उम्मीद करें ये सवाल सबको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये है भाई कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 32 से पहले जितने भी अभाज्य संख्या सबका औसत कितना होगा। देखिए आज एक रामबाण दे देते हैं आपको। रामबाण ये है कि 44 22 22 322 300 कितना है 322 321। ये मेरा नंबर नहीं है, ऐसा कॉल उल मत कर दे, मतलब किसी का नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जो आपको बताता है कि 1 से 10 तक के बीच में 4 अभाज्य संख्या, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 3, 50 से 60, 60 वाली कैटेगरी में 2, 60 से 70 2, 70 से 80, 80 में 3, 80 से 90 2, और 90 से 100 के बीच में एक है, कौन है 93 है, या 97 सिर्फ आएगा, 97 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो हमें 32 तक लेना है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कब कितना लेना है। तो 1 से 10 तक हो जाएगा 2 3 5 और 7। उसके बाद अगला वाला में 11 आ जाएगा, एगो 11 13 17 और 19 आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 23 और 29 आ जाएगा, क्योंकि 2 को होगा देखिए आप। फिर 2 को आएगा, फिर 31 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 37। तो 37 तक जाना नहीं 32 से पहले, तो ये चीजें बन गया। अब इसको जोड़ करके जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 3 5 10 7 17 18 18 3 21 21 7 28 28 सर यहाँ पर 28 और 2 28 2 30 और 7 37 37 3 40 40 और 9 50 50 के 0 हाथ मेरा 5 5 3 8 2 10 2 12 12 13 14 15 16 हो गया। 160 बटे में कितना है, बटे में एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटे 11। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। देखिए 11 से जाएगा एक बार में जाएगा तो 5 बचेगा, तो 11 देखिए अगला सवाल क्या है कि सोपिर्ल जो भी है 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए
वो काम को 128/17 दिन में पूरा कर सकता है, तो रेवती अकेले काम को करती है, तो काम को पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? दो व्यक्ति है, एक स्वप्रियल है जो किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, और ये दोनों मिलकर से स्वप्रियल और रेवती अगर दोनों मिल जाता है ना, तो एक दिन में 128/17 काम करती है। अब बताना कि ये टोटल काम जो भी है उसको इससे रेवती से अकेले कराना कितना दिन में कर देगा। तो दोनों का टोटल एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 128। जो भी डिवाइड में रहता है, जो डिवाइड के ऊपर में रहता है, वही टोटल काम आपको ले लेना है। 16 × 128, ये 128 कट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा? 17 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 17। अब देखिए, अब इफिशिएंसी के मामले में अगर बात करें तो स्वप्रिय जो एस है वो एक दिन में अकेला 7 काम कर सकता है, ठीक है, 8 काम कर सकता है, और ये दोनों मिलकर के 17 काम कर सकता है। तो ये भाई साहब अगर 8 काम कर रहा है तो ये कितना देंगे कि ये 17 बनेगा? तो बोलेंगे भैया 9 दे दीजिए। यानी कि आर जो है एक दिन में 9 काम कर सकता है। टोटल काम कितना? 128। एक दिन में 9 काम करता है, पूरा दिन इतना दिन में काम कर देगा। तो यही आंसर चाहिए था, हम बता दिए। अगर सॉल्व कराने का कोशिश करता तो करा देते। 9 कम 9 जाता, फिर 3 बचता, 9 × 27, 9 × 36, फिर 2 बचता, जो भी होता आगे। यहीं तक आंसर है, छोड़ देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, देखिए दोनों दो ट्रेन बता रही है ना, दोनों की चाल। तो दोनों की चाल S1 + S2 मान ही सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी बटे समय, दोनों एक दूसरे से विपरीत आ रहे, दोनों का चाल जुड़ जाएगा। 384 और 384 जोड़ दीजिए, 300 और 300, 600 और 80 से 160, तो 600 और 160, 760 और 8, 768 हो जाएगा भाई। 768 होगा, बटे में ये मीटर में है, नीचे हो जाएगा 12 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। बात खत्म हो जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 12 × 72, 4 बचेगा, 12 × 48, यानी कि S1 + S2 दोनों का जो स्पीड है वो 64 मीटर प्रति सेकंड है, दोनों का। लेकिन सिंपल एक का चाहिए हमें, तो एक का चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 32 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहीं तक था। आज 20 सवाल हमने कर लिए हैं, ठीक है, चुके हैं। और अगर हम श्री कृष्ण भगवान से 2-3 बातें सीख सकते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें बातें हैं सीखने के लिए जीवन में। कभी कभी बांसुरी से काम नहीं चलता तो सुदर्शन चक्र उठाना भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन जीवन में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि किसी को अगर प्रेम भाव से कोई चीज़ें कराना चाहते हैं, मान जाता, सही बात है भाई, जो उन्होंने महाभारत में करा था। अंतिम के लिए 5 गांव मांग लिया, लेकिन वो भी नहीं दिया, अहंकार में चूर चूर हो गया था। तो उसके बाद विनाश तो निश्चित है। और एक बड़ी बात यह भी है, श्री कृष्ण भगवान से हमें सीखने को मिलता है महाभारत के अंदर से, कि वो कहते थे कि इस दुनिया में पाप जो आदमी करता है वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा पाप तब होता है जब बोलने वाले लोग चुप रहते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो बोलने वाले चुप रहते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जो गंगा पुत्र भीष्म, मतलब भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये सभी जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे उस टाइम में, उसका चुप था भाई, कुछ नहीं बोला, तो भाई उसका दंड भुगतना पड़ा। तो यही चीज कहना चाहता है कि जो भी चीजें हो रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन जब बड़े लोग नहीं सामने आते हैं ना, तो उससे चीजें और भी मतलब खराब होता है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद भाई।